हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड्स का पोटेंशियोमीटर बताया था। आज मैं फिर आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि बोर्ड से लेकर डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपको कुछ इस तरह से समझा दूँ कि आज समझने के बाद फिर बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर ये आता है या इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो आप इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका मतलब क्या है। ब्रिज का मतलब आप जानते हैं कि जैसे एक नदी के दो पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्टों के लिए को मिलाने के लिए एक पुल की ज़रूरत पड़ती है, एक सेतु की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कह लीजिए एक ब्रिज की। ठीक उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट को मन में लेकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन। उन्होंने कुछ इस बात को लेकर के एक स्पेशल सर्किट बनाया और उस सर्किट के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 रजिस्टार्स हमने इस तरीके से सीरीज़ में जोड़ा है, सीरीज़ में कि एक तरह से देखा जाए तो एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बन जाता है। इन चारों साइड्स पर 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस P, Q, R, S मैंने लिया है। इसमें खास बात क्या है कि इसके एक डायगोनल पर मैंने एक सेल ले लिया है। मेनली हमारा सेल पर फोकस होगा। पूरा सर्किट के लिए आप की भी लगा सकते हैं, रिहोस्टेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस सेल पर फोकस करूंगा कि इसके एक डायगोनल या एक विकर्ण पर सेल लगा दिया जाता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये एक तरीके से नदी के 2 छोर हो गए, 2 पार्ट हो गए, और ये बीच में पुल है। यहाँ पर B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर या विभव मापी लगा दिया जाता है। इस गैल्वेनोमीटर या विभव मापी में जिस समय करंट फ्लो होता है, आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस गैल्वेनोमीटर में इंडिकेटर उसी डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट डिफ्लेक्ट करता है। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज कहते किसे हैं, इसको अगर हम समझें तो ये कह सकते हैं कि 4 रजिस्टार्स P, Q, R, S को इस तरह से क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज की साइड्स के पैरेलल लगा दें और उसके एक डायगोनल पर एक EMF यानी सेल और दूसरे डायगोनल पर एक गैल्वेनोमीटर या विभवमापी लगा दें, तो ये कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन यहीं पर एक वर्ड और आ जाता है, वो कहलाता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज या संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है, तो जिस समय हम लोग ये बोलेंगे बैलेंस्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में क्या हो, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। इसको हम लोग कहेंगे क्या, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज या संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये अगर मैं कहता हूँ कि इस वाले वायर में या इसमें जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो एक बात क्लियर है कि इस BD वायर में फिर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है।
और इस कंडीशन में एक स्पेशल फार्मूला निकल कर आता है, वो ये कि जो एडजेसेंट साइड है उनके रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है। एडजेसेंट साइड ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, जो जुड़ी हुई हो, संलग्न भुजाएं जिसको कहते हैं, P/Q इक्वल टू R/S के होगा। यानी जिस समय इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होगी उस समय आपको ये कंडीशन P/Q इक्वल टू R/S मिलता है। अब इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो देखिए, प्रूफ के लिए बहुत सिंपल सी बात है। एक कॉन्सेप्ट मैंने पीछे आपको समझाया था कि वायर के जिस सेक्शन में कोई करंट नहीं फ्लो होती, इसका मतलब है कि वायर के उन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल सेम होगा या दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा हायर पोटेंशियल, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर तब तक फ्लो होती है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। इसका मतलब इसमें अगर करंट नहीं फ्लो हो रही है तो दोनों के पोटेंशियल्स सेम हो गए। अब इसे देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं। दो तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तरीका सिंपल है कि जैसे ये कहा जाए कि पोटेंशियल at B is equal to potential at D at D। तो देखिए, जब B और D बोलेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए अगर मैं AB लिख दूं और यहाँ पर मैं AD लिख दूं तो A तो कॉमन है, A पोटेंशियल दोनों में आ जाएगा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इसका और इसका पोटेंशियल हमें पता चल जाए है, इसका क्या पोटेंशियल होगा और इसका क्या होगा, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या है, कैसे निकालेंगे। करंट यहाँ से I चली, यहाँ गई I, और यहाँ पर I दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सपोज I1 और ये है I2। तो आप देखिए इसमें I1 जाएगी, इसमें करंट जा नहीं रही है, इसका मतलब ये है सारी की सारी करंट इधर निकल जाएगी। ऐसे इधर से जो जाएगी करंट वो भी सारी की सारी इधर से निकल जाएगी और इसमें कोई करंट नहीं जा रही। ऐसा कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। अब जरा देखिए कि अगर AB का पोटेंशियल निकालना है हमें तो बहुत सिंपल हो गया। करंट I1 है और इसमें रेजिस्टेंस P है। इधर अगर निकालना होगा तो करंट I2 है और रेजिस्टेंस R है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लें और फिर एक बार अगर ऐसे लिख दें कि पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। तो आप देखिए, अगर यहाँ C लगा दिया जाए और यहाँ भी C लगा दिया जाए तो C कॉमन हो गया B के लिए भी और D के लिए भी, तो ये तो दोनों कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम BC का पोटेंशियल निकाल लें, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बहुत आसानी से विभव निकल आएगा। I1 इंटू रेजिस्टेंस क्या है Q, और यहाँ पर क्या है I2, देख रहे हैं आप, I2 करंट और ये रेजिस्टेंस S है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखते हैं, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। देख रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इधर
इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया तो और करके क्या मिल गया, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो आपको ये कंडीशन कब मिली, जब इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई वायर हम लगा दें और ये कह दें कि P/Q इक्वल टू R/S है, अगर आ जाए ये कंडीशन, तो इसका मतलब इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसको मतलब इसका वाइस वर्स कर दिया जाए कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं पता, बट वी नो P/Q इक्वल टू R/S, इट मीन्स करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन B एंड D। ओके, अब जरा देखिए इसी को सेकेंड मेथड फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, इसको किरचॉफ्स लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं जरा देखिए। सपोज इसको मैं फर्स्ट क्लोज मैश मान लूं और इसको सेकंड, तो देखिए क्लोज्ड मैश ABDA, आप देखें यहाँ पर ABDA, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से लेके जाएंगे। अब एक पाथ बना लेते हैं, याद होगा आपको मैंने बताया था कि इस तरह से करंट मान लीजिए इसमें फ्लो हो रही है ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि इस क्लोज मेश में ये दोनों का जो पाथ बनाया है आपने और जो करंट फ्लो हो रही है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप क्या करेंगे, I1 इंटू P, ठीक। और फिर देखिए ऐसे गए, ये करंट और ये करंट आप देख रहे हो अपोजिट है, और इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है, I2 और R। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यहाँ माइनस हो जाएगा I2 इंटू R, और इसमें कोई भी EMF नहीं है। अगर कोई भी सेल नहीं है तो इसका मतलब हुआ ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें आप, तो I1P इज इक्वल टू I2Q, ये मिल गया ना। तो इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब जरा देखिए क्लोज मैश 2 की बात करता हूँ। क्लोज्ड मैश क्या है, BCDB, यानी ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, सॉरी ये फर्स्ट है। अब जरा देखिए, अगर यहाँ पर ऐसे लेके चलेंगे तो ऐसे लेके चलना पड़ेगा, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये हमारा पाथ है। अब देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स I1 इंटू Q, सॉरी यहाँ पर देखिए R लिखना चाहिए था तो R होना चाहिए, हाँ समझ गए ना, यहाँ R था तो यहाँ R हो गया। अब जरा देखिए I1Q, इधर जब आएंगे तो देखिए ये इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है मतलब, तो ये हो जाएगा I2 इंटू S, देख रहे हैं ना। और इसमें कोई भी सेल नहीं है, इसका मतलब अगर EMF नहीं है तो 0 कर दीजिए। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। I1Q इज इक्वल टू I2S, इट इज सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन कैसे आ गई, तो क्या मिला, P/Q इक्वल टू R/S। क्यों, यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, ये I2 है, ये I2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, P/Q इक्वल टू R/S। अब आप इसको कैसे अच्छी तरह समझ पाएंगे, इसके लिए मैं एक दो प्रॉब्लम पर डिस्कस करूँगा। मैं दो प्रॉब्लम्स आपको बताऊँगा। पहली प्रॉब्लम मेरी ये है कि ये एक सर्किट आप देख रहे हैं, यहाँ पर A और C के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
यानी तुल्य प्रतिरोध बताना है आपको क्या होगा। तो इस सर्किट को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि कहीं से ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो, लेकिन ये अक्सर जो है स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का सर्किट दे करके अक्सर जो है पूछा जाता है सवाल। तो ज़रा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ से करंट जाएगी और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इधर से अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि ये ए पॉइंट ये है और यहाँ ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इसमें एक पार्ट जो है ये 12 ओम हो गया और एक पार्ट ये 36 ओम हो गया। फिर ज़रा देखिए, अगर इस सी से निकलने वाली करंट की बात करें, इस सी से, तो ये और ये अलग अलग वायर में है, दिख रहा है ना, अलग अलग वायर में। तो अगर ये अलग अलग वायर में है, तो अगर ये और ये बी और सी ये मानते हुए मैं इसको 3 ओम सपोज कर लूँ, और यहाँ से देखिए सी और डी, यानी सी और डी इसके बीच में आप ये 9 ओम ले लें, तो आप देख रहे हैं ना कि बी और डी जो दिख रहा है ना, ये बीच में आ जाएगा। यानी मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, यहाँ से लिया, इसके दो पार्ट्स कर दिए, एक ये बी हो गया, यहाँ वाला ए हो गया, इधर वाले पार्ट में एक डी हो गया। ऐसे मैंने सी से दो पार्ट्स कर दिए, एक बी एंड है, एक डी एंड है, अपने आप ये बी और डी बीच में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप कि ये सर्किट दिखने में कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में ये फिगर ये है। अब मुझे ये देखना है कि क्या यहाँ पर P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है। तो आप देख रहे हो इसमें 12 ओम है और इसमें 3 ओम है, तो R करके 12/3 कर दिया हमने। इधर क्या है, R बाई एस यानी 36/9। तो देखिए 3 4 जा और इधर 9 4 जा, इसका मतलब हुआ रेशियो तो इक्वल है। इससे ये पता चला कि इस वाले में या यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था 7 ओम, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अब मेरे लिए ये इजी हो गया, क्यों, इसको आप बिगाड़ सकते हैं। और देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, R1 प्लस R2, तो कितना आ गया, 15 ओम। इधर देख रहे हैं आप, ये भी एक वायर में है, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 9, तो क्या हो गया 45 ओम। अब ये दोनों अलग अलग वायर में है, इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इस पैरेलल में हो गया ना, तो आप ये ले सकते हैं, इसमें 45 मिल जाएगा, 15 3 जा प्लस 1, तो क्या आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 45/4 ओम। ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरह से ये कह रहा है कि सपोज दैट ये डी पॉइंट है, ये कह रहा है कि बीडी वायर में करंट नहीं फ्लो हो रही है। बीडी वायर में आई की वैल्यू क्या कह रहा है, 0 है। तो बताना ये है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 ओम रजिस्टार में करंट क्या होगा, 4 ओम में क्या होगा, और 12 ओम में क्या करंट होगी। तो देखिए इसको हम सबसे पहले तो उस फॉर्म में ला दें जिस फॉर्म में ये आपको ये व्हीटस्टोन दिखने लग जाए। कैसे, इस वायर को पकड़िए और इसको ऐसे पलट दीजिए, तो जब आप इसको पलटेंगे तो सपोज दैट इसको इस तरीके से ला के रखा, तो डी पॉइंट ये हो गया, ये वाला वायर, ये वाला हिस्सा इधर आ गया x ओम, और पलटेंगे जब इसको इधर, तो ये वाला हिस्सा इधर 12 ओम का आ गया। अगर आप चाहें तो ये बीच में लगा रहने दें, या जो है अब ये x हो गया, तो आप ध्यान से देखें तो इस तरह से
ये जो आपको दिख रहा है ये तो वायर आपका यहाँ से पूरा जुड़ा हुआ है ना, इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए। ये आप अगर इस 10 ओम को, इसको मैं हटा दूं और सीधा सीधा इसको अगर बाहर लाके लगा दूं कि ये रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया और ये हमारा 5 वोल्ट की बैटरी हो गई, इस तरीके से कर दूं तो आपको लगने लग जाएगा। और ये रेजिस्टेंस थोड़ा बीच में ले लें तो इसको ये भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने देखा अभी भी यहाँ से कुछ इमेज दिखाई दे रही होगी, ऐसे पलट दिया तो जैसे ऐसे पलटा x ओम इधर आ गया, 12 ओम इधर था इधर आ गया, ये वायर बीच में है, इसको थोड़ा बड़ा करके बाहर रख दिया क्योंकि अंदर कंजेस्टेड लग रहा था। तो देखो एक विकर्ण पर तो आपका बैटरी हो गया, दिख रहा है ना, और दूसरे पे एक वायर लगा है और कह रहा है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि P/Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, R/S। देखिए S कितना दिया 12, P और Q ये, तो देखिए R इक्वल टू इसमें निकल आएगा 12×36 यानी 6 ओम। तो रेजिस्टेंस R आ जाएगा 6 ओम। अब देखिए रेजिस्टेंस 6 ओम तो आपको मिल गया। इसके बाद आपको निकालना है करंट 3 ओम में, 12 ओम में। किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए जिस तरीके से ये आपको 6 ओम मिल गया तो अब मुझे 4 ओम में करंट निकालनी है। तो देखिए 4 ओम में करंट निकालने का मतलब करंट तो यहीं से होकर जाएगी, यहाँ तक जाएगी, वही यहाँ पर जब जाएगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक I1 मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए I2। तो फर्स्ट एट ऑल हमें इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस ऐसे पता चलेगा कि इस वाले वायर में तो कह रहा करंट फ्लो हो नहीं रही है। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। कैसे निकालेंगे, ये दोनों आपका सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 3 + 6 9 हो गया, 9 ओम। इधर 6 और 12 तो कितना हो जाएगा 18 ओम। देखा ना, R1 + R2 12 + 6 18 और इधर 9। अब अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों अलग अलग वायर में है तो पैरेलल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 1/9 + 1/18 यानी ये 2 + 1 3। R इक्विवेलेंट जो आएगा 18/3 या 6 ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। कितने ओम आ गया 6 ओम। अब जरा ये देखिए 6 ये है और 4 ये है, तो ये टोटल जो रेजिस्टेंस होगा R वो हो जाएगा 6 + 4 = 10 ओम। आप देख रहे हैं ना, ये सबको जोड़ दिया मैंने, 6 ओम आ गया और +4 ओम ये, तो 10 ओम ये हो गया। अब 5 वोल्ट की बैटरी है, इट मीन्स करंट इक्वल टू होगा E/R। E की वैल्यू 5, ये वैल्यू 10, तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो एक 4 ओम में जो करंट जाएगी वो तो आपकी 0.5 एम्पियर हो गई। इसमें कितना जाएगा या इसमें कितना जाएगा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और वो ऐसे निकाल सकते हैं कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके बीच का, वो दोनों आपस में बराबर होगा A और C के बीच, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट डिफरेंट होती है, देखिए करंट I1 I2 है, ये दोनों पैरेलल में है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए कि I1 × टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9, तो ये आ गया VAC, A और C के बीच। इसी तरह से A और C के बीच I2 ×
18। क्यों? 6 और 12 18 हो गया। इट मीन्स I1 इक्वल टू 2I2। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, I1 इक्वल टू 2I2। और आपको पता है कि I1 प्लस I2, यानी ये I1 प्लस I2 किसके इक्वल है? I के। तो इसको आप I के इक्वल कर दीजिए। यहाँ I1 की वैल्यू अगर हम 2I2 रख दें तो 3I2 इज इक्वल टू 0.5, यानी I2 इक्वल टू आ गया 0.5/3। एक वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ठीक है ना, एक वैल्यू ये मिल जाएगी। अब I2 करंट किस में जा रही है? 12 ओम में। तो इसका मतलब 12 ओम में जो रजिस्टर करंट होगी वो इतने एम्पियर होगी। I1 निकालेंगे अगर आप, तो देख रहे हैं 2I2 है, तो इसका मतलब हुआ 1/3 एम्पियर। क्यों? 5 2 जा 10, 1/3 एम्पियर करंट I1 में होगी। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आने वाले कल में मैं कुछ कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड सर्किट लूँगा और उसे किस तरह से ईज़िली सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आज का आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और समझ में आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूअर्स हैं, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक करके ढेर सारे लोगों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।